नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जान कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों समझी जाती है? इस आर्टिकल में 4 क्लॉजेस हैं, उन चारों क्लॉजेस में क्या क्या बातें कही गई हैं एंड जो 5 रिट्स का जिक्र हमें आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है, क्या है उन पांचों रिट्स का मतलब, किस केस में उन्हें इशू किया जाता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जजमेंट्स आई हैं, इन सभी मुद्दों पर वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा, काफी फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस को लेके एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था दैट इफ आई वाज आस्क्ड to name any article, any particular article in this constitution that is the most important one, an article without which the constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except this one. It is very heart and soul of the constitution, and I am glad that the house has realized its importance. So आप इस पूरे के पूरे कोटेशन से समझ सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस को जाहिर किया। अब आर्टिकल 32 के ऊपर थोड़ा सा मैं अगर आपको लेकर चलूं तो आर्टिकल 32 में जैसे मैंने आपको कहा 4 क्लॉजेस हैं, एक एक करके इन चारों क्लॉजेस को हम पढ़ने वाले हैं। सो एक बार आप ये 2 क्लॉजेस यहाँ पे मैंने लिखे। फर्स्ट इज that the right to move to Supreme Court by the appropriate proceedings for the enforcement of rights conferred by this part is guaranteed. So सबसे पहले important words क्या है? Right to move Supreme Court, दूसरा क्या है? Appropriate proceedings। अब ये एक बहुत ही अहम एंड इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाले टाइम में। कहते जी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट मींस व्हाट? फंडामेंटल राइट्स इज गारंटेड। क्लॉज 2 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स including the writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, which may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. So आप देखिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कई सारी पावर्स दी गई हैं डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स इशू करने की। तीसरा क्लॉज कहता है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर्स कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 and 2, the parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of the jurisdiction all or any of the powers exercisable by the सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। सो बेसिकली क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो क्लॉज 1 and 2 में दी गई पावर है, खास करके क्लॉज 2 में जो दी गई पावर है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो यही सेम पावर विदाउट इफेक्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किसी और कोर्ट को भी दे सकती है, बट वो पावर उस कोर्ट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जुरिस्डिक्शन में एंजॉय की जाएगी या फिर उसे एनफोर्स किया जाएगा। क्लॉज 4 क्या कहता है? द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल shall not be suspended except as otherwise provided by this constitution. So basically आर्टिकल 32 के तहत आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं except in those cases which are specifically mentioned in the constitution of India। जैसे हम आर्टिकल 359 पढ़ते हैं, उसका भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की इन जनरल। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई अगर आर्टिकल 32 ना होता तो पार्ट 3 को पढ़ने का कोई मतलब ना रह जाता, पार्ट 3 में दिए गए राइट्स का कोई मतलब ना रह जाता। बिकॉज राइट को एनफोर्स ना करने पर क्या होगा? अगर राइट को हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करते हैं और गवर्नमेंट हमें एनफोर्स नहीं करने देती है, इस केस में गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जवाबदेही है, वो कौन लेगा? वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। एंड वो आर्टिकल 32 में इंश्योर किया गया है। कहता है जी आर्टिकल 32 गारंटीज एन इंडिविजुअल्स राइट टू मूव द हाईएस्ट कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। मैं बार बार इस वर्ड के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, बिकॉज इसका बहुत ही अहम मतलब है, वो हम आगे जाके समझेंगे। कहता है जी बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 32। अब ये देखिए एक एक लाइन यहाँ पे जो लिखी हुई है उससे हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं। तो यहां पर कहा गया कि बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड सेंटिनल क्वी वीव, दैट इज द सोल्जर और गार्जियन विद आर्म्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली सेंटिनल क्यू वाइव क्या होता है? यानी कि गार्जियन या फिर सोल्जर जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। कहता जी सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बना दी गई। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप इन द फर्स्ट इंस्टेंस जा सकते हो अगर आपके खिलाफ इनजस्टिस होता है या रॉन्ग होता है तो। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है। एंड कहता जी ये जो आर्टिकल 32 है, दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में हमने अभी देखा कि भाई क्लॉज 1 जुरिस्डिक्शन, आई मीन सुप्रीम कोर्ट की एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वहां पे हमारे लिए बना रहा है।
दूसरा हमारे पास गारंटी दे रहा है कि भाई आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सो सबसे पहला तो यही है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ गई। दूसरा जो बार बार मैंने कहा कि भाई अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स का यहां पे जिक्र किया गया, एक बार दोबारा हम क्लॉज 1 देख लेते हैं। कहता जी द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कॉन्सर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड। अब ये जो शब्द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स किया गया है यूज, इसको आप देखिए बहुत ही गौर से देखने वाली बात है, क्योंकि यहां पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका विजडम रिफ्लेक्ट होता है। अगर यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे वो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स की जगह पर सिर्फ इस तरह से लिख देते कि भाई थ्रू लेट्स से एप्लीकेशन, थ्रू लेट्स से रिट और थ्रू लेट्स से कोई और यहाँ पे वर्ड यूज कर देते, तो कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर में वो हम बंद कर रह जाते। लेकिन आपने देखा कि हम पीआईएल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्यों आ पाया? क्योंकि यहां पर जो शब्द यूज किया गया है वो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग है, यानी कि संविधान के निर्माताओं ने यहां पे जिस प्रोसीडिंग के थ्रू हम आर्टिकल 32 को एनफोर्स करवाना चाहेंगे, वो यहां पर उन्होंने बांधने की कोशिश नहीं की हमें। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि भाई सिर्फ इसी प्रोसीडिंग के थ्रू आप आर्टिकल 32 में दिए गए अधिकार को एनफोर्स करा सकते हो। उन्होंने कहा जी अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू आप जा सकते हो। अब ये अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग का मतलब बहुत ही वाइड होता है, बहुत ही यहाँ पर बड़ा होता है उसका मतलब। एंड उसमें कन्वेंशनल व्यू भी आ गया, जहां पर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते थे जब आपका लोकस स्टैंडाई यानी कि आपका पर्सनल हित उसमें इफेक्ट हो रहा था। लेकिन इसी में पीआईएल का कॉन्सेप्ट भी जो है वो जो इवॉल्व होकर आया, वो इसी शब्द की वजह से इवॉल्व हो पाया, क्योंकि यहां पे अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स आया। अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या हुआ कि भाई आप जो नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं उन तरीकों के थ्रू भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। वो नॉन कन्वेंशनल तरीके में इवन इफ देयर इज नो पर्टिकुलर लोकस स्टैंडाई ऑफ योर्स, यानी कि आपका डायरेक्टली हित भी इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तब भी आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि सोसाइटी के फंडामेंटल राइट्स इंपैक्ट हो रहे हैं। सो आप देखिए, चाहे एनसी मेहता की जो जितनी भी हमें जजमेंट्स देखने को मिलती हैं, खास करके एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज से जो जजमेंट्स देखने को मिलती हैं, या फिर आप देखेंगे कि ये जो बंधुआ मजदूरी वाली जो जजमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, वहां पर जिन्होंने वो रिट एप्लीकेशंस फाइल की थी, जहां पे उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत जो एप्लीकेशंस लगाई गई थी, उनमें उन लोगों का डायरेक्ट हित इंपैक्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने दूसरों के बेसिस पे वो एप्लीकेशंस लगाई थी। वो क्यों संभव हो पाया? बिकॉज ऑफ दिस वर्डिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 क्लॉज 2 की। बेसिकली आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए गिवन 5 रिट्स को हमारे फेवर में इशू कर सकता है। कौन सी 5 रिट्स हैं? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चररी एंड क्यो वारंटो। एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी। अब ये कब इशू की जाती है? जब किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है, उस केस में ये रिट इशू की जाती है। अब इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो रिट है ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी इशू की जा सकती है एंड प्राइवेट पर्संस के खिलाफ भी इशू की जा सकती है। सो प्राइवेट पर्सन भी अगर हमें कन्फाइन कर रहा है, अगर हमें वो लेट्स से किसी कस्टडी में इलीगली डिटेन कर रहा है अपनी में, तब भी हम या हमारे कोई जानने वाले, हमारे परिजन, कोई भी हमारे बिहाफ पे जाके ये रिट लगवा सकता है। 32 में जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू कर सकते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज कि आर्टिकल 32 में जब ये रिट इशू करने के लिए आप जाते हैं, सो बेसिकली किस बेसिस पे आप गुहार लगाते हैं? वहां पर देखिए, जब भी आपको कहीं पे इलीगल डिटेंशन में रखा जाएगा, सो आपके तीन जो बेसिक आर्टिकल्स में दिए गए राइट्स हैं, दैट इज आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड आर्टिकल 22 में अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंपैक्ट हो रहे होते हैं। आप जाकर यही कहते हैं कि जी हमें क्योंकि इलीगल डिटेंशन में रखा गया है, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट खत्म हो गया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी खत्म हो गया, एंड प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड जो इलीगल डिटेंशन है वो हमें नहीं मिल रहा है आर्टिकल 22 में दिया गया अधिकार। सो वो हमारा क्योंकि इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमें हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो इशू की जाए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या फिर प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट। अब ये कब इशू की नहीं जाएगी? सो कब नहीं इशू की जाएगी हेबियस कॉर्पस की ये जो रिट है? सबसे पहले अगर किसी को लॉफुल डिटेंशन में रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मैजिस्ट्रेट ने अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में या फिर पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब ये लॉफुल डिटेंशन है, तो यहां पर
नहीं इशू की जा सकती हेबियस कॉर्पस। दूसरा है डिटेंशन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के लिए भी अगर आपको कहीं पे कस्टडी में रखा जाता है या पे आप जेल में डाल दिया जाता है, ये रिट इशू नहीं की जाएगी। एंड अगर यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये रिट इशू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर कॉट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसी को पकड़ के जेल में डाल दिया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की वहां पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती है, तो ये रिट इशू नहीं की जाएगी। फिर एक केस आया था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, इसे हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना गया। इसमें उस समय की जो जजमेंट आई थी, अगेन इमरजेंसी के टाइम की ये जो जजमेंट थी, इसमें कहा गया कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के समय, द गवर्नमेंट कुड लॉफुली सस्पेंड द राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू ऑब्टेन अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। उस समय की ये जो जजमेंट थी, ये काफी ज्यादा ऐसी जजमेंट थी जिसे क्रिटिसाइज किया गया था, और इसमें कह दिया गया कि भाई देखिए, इमरजेंसी के टाइम रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते अगर गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया। तो बेसिकली ये कहा गया था कि भाई आप इमरजेंसी में मान लीजिए अगर आपको डिटेन किया गया है, आप इलीगल डिटेंशन के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत नहीं आ सकते इफ दिस राइट इज सस्पेंडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। फिर इस जजमेंट को ओवरटर्न किया गया 2017 में, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी की जजमेंट आई थी, उसमें एडीएम जबलपुर का ये जो केस था इसे ओवररूल किया गया। एंड इसमें कहा गया कि भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है, उसे आप सस्पेंड नहीं कर सकते इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो अगर इमरजेंसी में भी अगर आपको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है, तो आप हेबियस कॉर्पस की ये रिट इशू करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। फिर मैंडेमस का केस, मैंडेमस की जो यहाँ पे रिट है वो हम देख लेते हैं। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अब ये मैंडेमस कब इशू की जाती है और किस केस में इशू की जाती है? देखिए इसमें लिखा गया है दैट इट इज इशूड टू गिव ऑर्डर टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर रिक्विजिट पब्लिक ड्यूटीज। एक पब्लिक अथॉरिटी है, ये पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी आ सकता है जो सरकारी अथॉरिटी है, उन अथॉरिटी की कुछ ड्यूटीज हैं जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड ड्यूटीज हैं। अगर वो उन ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करते हैं एंड आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है उससे, तो आप रिट ऑफ मैंडेमस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगेन किसके किसके खिलाफ इशू की जा सकती हैं? पब्लिक अथॉरिटी में ट्राइब्यूनल्स भी आ गए, इंफीरियर कोर्ट्स भी आ गए, कॉर्पोरेशंस भी आ गए, सब आ गए। मैंडेमस इज इशूड when there is non-performance of a duty on the part of public let's say authority, and in case of performance of duty is inadequate, या तो आप पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही, अगर परफॉर्म कर रही है और इनएडिक्वेटली परफॉर्म कर रही है, तब भी आप मैंडेमस के लिए जा सकते हैं। कब नहीं इशू की जा सकती मैंडेमस की ये रिट? जब ये जो ड्यूटी है पब्लिक अथॉरिटी की वो डिस्क्रिशनरी हो, लॉ के द्वारा डिफाइंड ड्यूटी ना हो, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी हो, यानी कि उस ऑफिसर को, उस अथॉरिटी को ये लॉ में ही डिस्क्रिशन दे रखी गई हो कि भाई अगर आप ये एक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो ना लें, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी विजडम के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करें। अब वहां पे डिस्क्रिशन आ गई, वहां पे मैंडेमस के थ्रू आप उस ऑफिसर को या उस अथॉरिटी को फोर्स नहीं कर सकते एक्शन लेने के लिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए भी आप नहीं जा सकते। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में मान लीजिए कि भाई सरकार के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप ये रोड बना के देंगे, सरकार आपको उसके बदले में पैसा देगा, तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए भी आप नहीं जा सकते। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई किसी लॉ में अगर कोई ड्यूटी डिफाइंड है किसी पब्लिक अथॉरिटी की, तो आप जा सकते हैं, लेकिन कोई डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन आ गई कि भाई डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ये वाला ऑफिसर ये काम करेगा, अब ये लॉ में डिफाइंड नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट की ही इंस्ट्रक्शन है, इंटर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन या फिर विद इन द डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन है, वहां पर आप इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट कराने के लिए नहीं जा सकते मैंडेमस के केस में। दूसरा क्या है कि प्राइवेट पर्संस, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, ये इन केसेस में आप जो है इन लोगों को भी मैंडेमस के रिट इशू करवाने के लिए नहीं जा सकते कि इनको ऑर्डर दिया जाए, इनको कमांड किया जाए कि ये अपनी ड्यूटी निभाएं। सो ये है जी मैंडेमस। इसमें केस आया था लेखराज वर्सेस कस्टोडियन बॉम्बे, 1966 का केस था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिफोर मैंडेमस कैन इशू, petitioner must show that he has legal right to performance of legal duty
by the party against whom the mandamus is sought, and the purpose of mandamus is to supply defects of justice. So basically you have to show कि भाई ये मेरा लॉ में दिया गया अधिकार है कि ये ड्यूटी ये अथॉरिटी करे, एंड उसमें अगर ये नहीं करती है अपनी लीगल ड्यूटी तो मेरा जो जस्टिस, मुझे इनजस्टिस मिल रहा है, इसलिए मैं ये रिट इशू करवाने आया हूं. प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन इशू किया जाता है सुपीरियर कोर्ट्स के द्वारा इंफीरियर कोर्ट्स को. प्रोहिबिशन वर्ड से निकला, प्रोहिबिट वर्ड से निकला है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, किसी को रोकना. अब देखिए कब प्रोहिबिशन की रिट इशू की जाती है, जब देयर इज ट्रांसग्रेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. ट्रांसग्रेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं पे दो स्टेट्स हैं, राइट, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. ठीक है, मध्य प्रदेश में कोई क्राइम हुआ, ज्यूरिसडिक्शन मध्य प्रदेश पुलिस की बनेगी, जहां पे वो क्राइम हुआ उस पुलिस की बनेगी, एंड अगर ये मामला ऊपर भी जाता है तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक जाएगा. लेकिन अगर मध्य प्रदेश के इस केस की, या जहां पे मध्य प्रदेश की ज्यूरिसडिक्शन बन रही है, हाईकोर्ट ऑफ राजस्थान में ये केस उठा दिया जाए एंड हाईकोर्ट ऑफ राजस्थान इस केस को एंटरटेन कर ले, जहां पे हाईकोर्ट ऑफ राजस्थान की कोई ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं और हाईकोर्ट ऑफ राजस्थान ने ये केस को एंटरटेन कर लिया, ऐसे में जो अफेक्टेड पार्टी होगी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है. क्या मतलब हुआ कि भाई जो ज्यूरिसडिक्शन है, अगर कोई कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन को सरपास करके, ट्रांसग्रेस करके किसी मामले का संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है, ऐसे केस में रिट ऑफ प्रोहिबिशन को इशू करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. कहते हैं जी a writ directing a lower court to stop doing something which the law prohibits from doing, its main purpose क्या है? To prevent an inferior court from exceeding its jurisdiction or from acting contrary to the rule of natural justice. So ये हो गया यहां पर writ of prohibition. Again कहता है जी it is only issued against judicial and quasi judicial bodies. So basically यहां पर केवल और केवल जुडिशियल एंड क्वासाई जुडिशियल बॉडीज जैसे कि ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ ये रिट जो है इशू की जा सकती है. यहां पर आप नॉन जुडिशियल बॉडीज, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं, जैसे कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया या फिर कमिश्नर ऑफ सिटी हो गया, मेयर हो गया, इस तरह की कोई बॉडी के खिलाफ ये रिट इशू नहीं की जाएगी. सिर्फ जुडिशियल नेचर की बॉडीज के खिलाफ प्रोहिबिशन की जो रिट है ये इशू की जाती है, राइट. ना ही ये लीगल या लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ, ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ना ही प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ ये इशू नहीं की जाएगी. ठीक है, चलिए इसमें केस आया था बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड, ये आया था 1955 का. इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट वेयर एन इंफीरियर ट्राइब्यूनल इज सीन टू हैव सीज्ड ज्यूरिसडिक्शन व्हिच डज नॉट बिलोंग टू इट, देन that consideration is irrelevant and the writ of prohibition has to be issued as a matter of right. अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने किसी मैटर का कॉग्निजेंस ले लिया एंड उससे कंसीडर कर दिया, यानी कि उसके ऊपर अपना थोड़ी सी राय दे दी या कुछ भी उसमें कार्रवाई कर दी, वो सारी की सारी कार्रवाई इररेलेवेंट हो जाएगी एंड आपका राइट बन जाएगा. जो इफेक्टेड पार्टी है उसको एज अ मैटर ऑफ राइट जो रिट ऑफ मैंडेमस है वो मिल जाएगी. ठीक है, फिर सर्शररी की रिट ऑफ प्रोहिबिशन मिल जाएगी. अब बात करते हैं सर्शररी की. सर्शररी की का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड. अब जैसे हमने देखा था कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू की जाती है जब किसी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो, राइट, किसी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो यानी कि मैटर को शुरू कर दिया हो, अभी डिसीजन नहीं आया है, ट्रायल शुरू हो गया या उसके ऊपर कार्रवाई मुकदमा शुरू हो गया, तो वहां पे हम प्रोहिबिशन इशू करवाते हैं. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें प्रोहिबिशन इशू करके कहते हैं कि भाई अभी इस पे फैसला नहीं आया है, अभी इस कार्रवाई को यहीं रोक दिया जाए क्योंकि आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती. अब मान लीजिए कहीं पे फैसला आ गया, वो केस में उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी और उस कोर्ट ने फिर भी फैसला दे दिया. आफ्टर द डिसीजन इज मेड, आफ्टर द ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड बाय अ पर्टिकुलर कोर्ट, वहां पर जो रिट इशू होगी दैट विल बी द रिट ऑफ सर्शररी. वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई ये जो आपने ऑर्डर पास किया है या जो मामले का डिसीजन दिया है उसे हमारे पास भेजो टू बी सर्टिफाइड बाय अस कि ये मामला सही है कि नहीं. अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो मामला ठीक है तो वो उसे पास कर दिया जाएगा, उसे इंटैक्ट रहने दिया जाएगा. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मामला ठीक नहीं है, कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर उसको डिसीजन दिया है, तो उसे
वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, इनइफेक्टिव बना दिया जाएगा। सो कहता है जी रिट ऑफ प्रोहिबिशन कम्स इनटू प्ले बिफोर द डिसीजन इज टेकन, द रिट ऑफ सर्शरी कम्स आफ्टर द डिसीजन इज टेकन। अगेन जुडिशियल ऑफिसर्स, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इनके खिलाफ इश्यू की जाती है, एंड सम केसेस में, कुछ केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी इशू की जा सकती है जहां पे आपके राइट्स इफेक्ट हो रहे हो। बट अगेन प्राइवेट पर्सन एंड लेजिस्लेचर के खिलाफ ये इशू नहीं की जाती। तो ये है हमारी सर्शरी की रिट। एक केस आया था सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय का केस। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी दैट द सर्शरी इज ऑलवेज अवेलेबल अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट्स एंड नॉट अगेंस्ट इक्वल और हायर कोर्ट्स। यानी कि एक हायर कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट्स को सर्शरी इशू करेगा। अब ये बात कहने का मतलब क्या, आप कहेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल तो कोई कोर्ट है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट सर्शरी की कोई रिट अगर इशू कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है, लोअर कोर्ट्स के खिलाफ ही जा रही है। तो ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए 226 में हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो है उनके पास भी ये अधिकार है, सेम अधिकार है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में है। इनफैक्ट हाई कोर्ट के एम्बिट को ज्यादा वाइड किया गया है। तो हाई कोर्ट्स भी जो है वो सर्शरी की रिट जो है वो इशू करते हैं। बट हाई कोर्ट्स जो है वो एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के खिलाफ क्या सर्शरी की रिट इशू कर सकता है? उसका जवाब है नहीं। ये हमें इस जजमेंट से देखने को मिलता है। क्यो वारंटो, क्यो वारंटो का मतलब क्या है? क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अब ये जो रिट इशू की जाती है ये इशू की जाती है इन केस ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड इट इज इशूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में आप पदाधिकारी बना दिए जाते हो, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी दैट ऑक्यूपायर ऑफ दैट ऑफिस, राइट? नाउ आप खुद इमेजिन कीजिए व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम लेट्स से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर मान लीजिए आप गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिए गए या फिर कोई और पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में आपको बिठा दिया गया विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इधर एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर और बाय द पार्लियामेंट, ऐसी कोई पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में आपको बिठा दिया गया, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी इन दैट ऑफिस बट स्टिल यू आर स्टार्टेड इशूइंग ऑर्डर्स। तो ऐसे केस में क्वो वारंटो की रिट इशू की जा सकती है, राइट? सो इट प्रिवेंट्स इलीगल असम्पशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। सो एक ऐसा पर्सन जिसे पब्लिक ऑफिस में बिठा तो दिया गया, जो पब्लिक ऑफिस को जाके ऑक्यूपाई तो कर लेता है, बट ही और शी वाज नेवर क्वालिफाइड टू बी इन दैट पब्लिक ऑफिस। ऐसे केसेस में उस पब्लिक ऑफिसर को, जिसने जाकर पब्लिक ऑफिस को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू सिटिंग हियर, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू इशूइंग द ऑर्डर्स। सो ये है क्वो वारंटो। अब इसमें मजेदार बात यह है कि अगेन कहता है जी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होती हैं तभी ये इशू की जाएगी रिट। पहली कंडीशन तो ये है कि क्लेम शुड बी असर्टेड बाय द ऑफिस और टू ऑन द ऑफिस बाय अ पब्लिक सर्वेंट दैट इज द रिस्पोंडेंट। एक व्यक्ति के द्वारा एक पब्लिक ऑफिस के ऊपर अपना क्लेम एस्टेब्लिश किया जाए। दूसरा कहता है जी द पब्लिक ऑफिस इज इन क्वेश्चन एंड इट इज सब्सटेंटिव, इट इज ऑफ सब्सटेंटिव नेचर, पिटीशन अगेंस्ट प्राइवेट कॉर्पोरेशन कैन नॉट बी फाइल्ड। सो अगेन जैसे मैंने आपको कहा सब्सटेंटिव नेचर के जो पब्लिक ऑफिसेस हैं, कोई ऑफिस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश हो, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, थ्रू लॉ बनाया गया हो, सब्सटेंटिव नेचर के जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। द ऑफिस इज क्रिएटेड बाय द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बताया। एंड बिंद्रावन वर्सेज श्याम सुंदर का ये केस आया था, उसमें कहा गया दैट इट इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर क्वो वारंटो दैट द एप्लीकेंट शुड हैव सफर्ड a personal injury or should seek redressal of a personal grievance। so basically इसमें ये चीज को साइड कर दिया गया कि आपकी लोकस स्टैंडाई होगी तभी आपको वारंटो के इस रिट के लिए जा सकते हैं। इवन इफ यू डोंट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल सफरिंग, आपका कोई पर्सनली फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं भी हो रहा, लेट्स से यू बिलोंग टू हरियाणा एंड यू फाइंड आउट कि भाई जो उत्तर प्रदेश में कोई पब्लिक ऑफिस है, उस पब्लिक ऑफिस में किसी ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, आप हरियाणा में हैं, आपके हित पे कोई असर नहीं पड़ रहा, बट स्टिल यू डोंट, इवन व्हेन यू डोंट हैव एनी लोकस स्टैंडाई यू कैन गो फॉर दिस रिट, राइट? तो ये यहाँ पे क्लियर किया गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन हमारे आर्टिकल 32 क्लॉज 3 की तरफ। कहता है जी इफ द पार्लियामेंट वांट्स इट कैन ऑथराइज एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स
फॉर द अबव पर्पस बट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। सो ये मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा ये कर सकती है कि भाई जो 32 में दी गई पावर्स हैं, खास करके 32 क्लॉज 2 में जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई पावर्स हैं, ये पावर्स किसी और कोर्ट को भी दे सकती हैं, बट वो जो कोर्ट है वो उन पावर्स को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो हित हैं उनको, या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को चैलेंज या नहीं करेगा या उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा, वो कोर्ट केवल और केवल खुद की जुरिस्डिक्शन में उन पावर्स को एंजॉय करेगा, राइट। इट विल नॉट इंपैक्ट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लॉज 4 क्या कहता है? कहता है जी, राइट गारंटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ 359 एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें यह कहा गया है कि व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। ऑटोमेटिक सस्पेंशन यहां पे भी नहीं है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर लाना होगा। बट अगेन हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 20 एंड 21 अगर इन्फ्रिंज होता है, उस केस में यहां पे 359 के ऑर्डर के तहत भी हमारा आर्टिकल 359 में जो कहा गया है कि सस्पेंड कर सकते हैं 32 को, उसके तहत भी सस्पेंशन नहीं होगी 32 की, इन केस आर्टिकल 20 एंड 21 में दिया गया जो राइट है वो अगर आपका इंपैक्ट हो रहा है तो आप इमरजेंसी के टाइम पे भी 32 के लिए जा सकते हैं। सो ये था आर्टिकल 32। मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 32 में दिए गए जो प्रावधान है आपको समझ आए होंगे, इसमें काफी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।